टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। चंदौली जिले की धानापुर पुलिस ने आपको बता दें कि लड़कियों को धमकाकर रंगदारी मांगने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। खबर चंदौली से है। ये आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए लड़कियों को निशाने बनाते थे और उनसे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर गहने व नकदी ऐंठते थे। धानापुर थाना क्षेत्र के प्रसादपुर निवासी घनश्याम यादव ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि मोहित यादव पुत्र शिव कुमार यादव और साथ ही नीरज यादव पुत्र निर्गुण यादव निवासी ग्राम बड़ी रामराज धानापुर से उनकी बेटी को परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। डर के कारण उनकी बेटी ने घर में रखे मां के गहने और 1 लाख रुपए इन आरोपियों को दे दिए। इस शिकायत के आधार पर धानापुर पुलिस ने दोनों आरोपियों मोहित यादव और नीरज यादव को शहीद गांव के पास से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से आपको बता दें, एक जोड़ी चांदी की पैजनी, 1 सोने का मांग टीका, 1 सोने की अंगूठी और 1 चांदी की कमरबंद, 2 सोने के कान के टॉप्स, 1 सोने की नथिया और साथ ही 1,350,000 रुपए बरामद किए गए हैं। क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी ने मीडिया को बताया है कि ये दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए ऐसी वारदात करते थे। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम ने धानापुर थाना प्रभारी त्रिवेणी लाल सेन, उप निरीक्षक अभिराज सरोज और साथ ही उप निरीक्षक विनोद यादव, उप निरीक्षक हरिशंकर सिंह और साथ ही हेड कांस्टेबल राजेश यादव और कांस्टेबल सुमित सिंह शामिल थे। एसपी चंदौली महोदय के कुशल नेतृत्व में और एडिशनल एसपी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना धानापुर की टीम के द्वारा आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में पूर्व से ही थाने पर मुकदमा दर्ज था। ये मुकदमा रंगदारी की सुसंगत धाराओं में दर्ज था। इसमें प्रकरण ऐसा था कि वादी मुकदमा की तहरीर पे ये मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच की जा रही थी। तभी मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि 2 अभियुक्त जो इस मुकदमे से संबंधित है मौजूद है। इन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई। इनके कब्जे से हमें 1 लाख रुपए कैश, 1 सफेद धातु की पैजनी, 1 मांग टीका पीली धातु का, 1 पीली धातु की अंगूठी और दूसरे व्यक्ति नीरज यादव, पहले व्यक्ति का नाम है मोहित यादव और दूसरे का नाम है नीरज यादव। ये दोनों धानापुर के ही रहने वाले हैं। और नीरज के कब्जे से हमें 1 कमरबंद, 2 अदद टॉप्स और 1 नथिया और कुछ कैश मिला है। ये पूरा जो माल बरामद हुआ है इसकी मार्केट में लगभग कीमत 3 लाख रुपए के आसपास की है और 1 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। प्रकरण ऐसा था कि इन लोगों ने वादी मुकदमा की बच्ची को डराया धमकाया था और उसके परिवार की हत्या कर देने की धमकी दी थी और इससे रंगदारी मांगी थी। डर के कारण बालिका ने इनको ये अपने घर में रखे हुए गहने और रुपए डर के कारण, अपने परिवार की सुरक्षा के कारण दिए थे, जिसकी शिकायत पर वादी की तहरीर में मुकदमा दर्ज था। इनकी तलाश की जा रही थी और ये एक बहुत ही कम समय के अंदर थाना धानापुर की टीम के द्वारा इन दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और एक अच्छी रिकवरी की गई है। इसमें अभियुक्त नीरज यादव जो है, इसका पूर्व से ही आपराधिक इतिहास है और हत्या का प्रयास आर्म्स एक्ट की धाराओं में खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी की महिलाओं ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ निकाला है, आपको बता दें, बेनकाब मार्च। संसद में महिला आरक्षण बिल गिर जाने से महिलाओं में आक्रोश है। आक्रोशित महिलाओं ने राहुल, अखिलेश समेत विपक्ष के नेताओं की पोस्टर जलाया है। इस्तीफा मांगा गया। महिलाओं ने कहा, कांग्रेस और सपा का चेहरा बेनकाब, ये खूंखार महिला विरोधी हैं। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को विपक्षी दलों के द्वारा गिरा दिया गया, जिससे महिलाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं काशी में भी आक्रोशित महिलाओं ने बेनकाब मार्च निकाला है और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका पोस्टर जलाया। महिलाओं के हाथों में पोस्टर थे, उस पर लिखा था, महिला आरक्षण नहीं मिलेगा तो होगी रोटी पानी बंद। महिलाओं ने अपने पतियों के लिए चेतावनी जारी कर दी है कि महिला विरोधियों को पार्टी से किसी तरह का संबंध रखेंगे तो होगा किचन हड़ताल। किसी भैया का बड़े नेताओं को घर ले आए तो चाय पानी सब बंद होगा। और महिलाओं ने कहा, जो महिला विरोधी हैं उनसे संबंध किसी बात का है। डॉक्टर नजमा परवीन, विशाल भारत संस्था। आज किस तरह का मार्च निकाल रही हैं क्या? आज हम लोगों ने बेनकाब मार्च निकाला है और जो संसद में जो कृत किया है
विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ ये मार्च निकाला है, क्योंकि वो एक विरोधी दल के नेता हैं और महिला विरोधी हैं। सबसे बड़ी बात कि वो महिला विरोधी है, वो नहीं चाहते कि महिलाओं की भागीदारी समाज में सुनिश्चित की जाए और खासकर राजनीति में, क्योंकि महिलाएं घर संभाल सकती, परिवार संभाल सकती है तो देश की भी बागडोर वो बखूबी संभाल सकती है। ऐसे में उनको डर है कहीं उनकी सत्ता न हिल जाए, तो ऐसे में वो महिलाओं के हक में जो बिल पारित होना था 33% आरक्षण का, वो उन्होंने नाकाम कर दिया और पारित नहीं होने दिया। तो ऐसे में हम सभी लोग ये मार्च निकाल करके उनका विरोध जाहिर कर रहे हैं और ये लोगों को चेताना चाहते हैं कि ये इनका चेहरा सब लोग पहचान ले कि ये सारे लोग देश विरोधी हैं और खासकर महिला विरोधी हैं। डॉक्टर रचना भारतवंशी, राष्ट्रीय महासचिव, विशाल भारत संस्थान। आज किस तरह का आप लोग मार्च निकाल रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? आज हम लोग उन नेताओं का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने महिलाओं की भागीदारी सदन में रोक दी है। जो महिला आरक्षण बिल पास होने वाला था, जिन लोगों ने कल मेज थपथपाकर महिलाओं की भागीदारी का विरोध किया है, उनको ये हम लोग संदेश देने के लिए आज मार्च निकाल रहे हैं कि एक सदन में महिला का अपमान हुआ था और हमारे देश में महाभारत हुई, तो दुर्योधन और दुशासन की दुर्दशा को याद कर ले। उनका समूल वंश नाश कर दिया गया महिला विरोध करने पे। तो इस बात की वो उनको चेतावनी दी जा रही है कि वे जो कुकृत्य कर रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी को रोक रहे हैं, इसको बंद करें। और आज की महिला कोई साधारण नारी नहीं, दहकती हुई चिंगारी है, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। डॉक्टर मृदुला जायसवाल, सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज किस तरह का मार्च निकाल रही हैं आप लोग, क्या कर रही हैं? आज सभी महिलाएं इकट्ठे होके जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद में पास होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वह पास नहीं हो सका और उन विरोधियों के कारण पास नहीं हो सका जो लोग महिला सशक्तिकरण का विरोध कर रहे थे। हम सभी लोग ऐसे सभी जिन लोगों ने विरोध किया था उनका हम सभी विरोध कर रहे हैं कि वो सभी महिला सशक्तिकरण के खिलाफ हैं। और मोदी जी से भी बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि मोदी जी आप चिंता मत करिए, आपके रहते आज नहीं तो कल ये अधिनियम जरूर पास होगा और महिलाओं को उनका हक और अधिकार जरूर मिलेगा। हम सभी महिलाएं मरते दम तक आपका साथ देंगी, क्योंकि आपने हमेशा एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह हम सभी महिलाओं की रक्षा की है और पूरा विश्वास है कि आगे भी आप ऐसा ही करते रहेंगे। श्रीवास्तव, आज आप लोग मार्च निकाल रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं? संदेश यही दे रहे हैं कि मेरा पति अगर ऐसे लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए खाना पीना दान सब बंद हो जाएगा। अगर दोस्त संगी भी अगर ऐसा काम करेंगे उनके लिए भी हम लोग विरोध। खबर श्रावस्ती से है, जहां डीजल पेट्रोल की भारी किल्लत ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, इस हालत के इस सीजन में जहां घरों में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, वहीं तेल की कमी से लोगों को रफ्तार धीमी करनी पड़ी है। श्रावस्ती में इन दिनों पेट्रोल पंपों पर अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही, कहीं सन्नाटा पसरा तो कहीं लंबी लंबी कतारों में लोग घंटों इंतजार को मजबूर हैं। डीजल और पेट्रोल की कमी के चलते वाहन चालकों के साथ साथ किसानों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि के सीजन में शादी ब्याह के कार्यक्रमों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा। बारात ले जाने वाले वाहन चालक परेशान हैं, तो वहीं जरूरी कामों के लिए निकलने वाले लोग भी फंसे नजर आ रहे। घंटों लाइनों में लगने के बाद तेल नहीं मिल रहा, बहुत दिक्कत हो रही। हालांकि प्रशासन की ओर से स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे, लेकिन फिलहाल लोगों की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस संकट पर काबू पाता है और लोगों को राहत मिलती है। फिलहाल श्रावस्ती में तेल की किल्लत ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लेकर इतनी दिक्कत है, जो कि मैं बता दूं आपको, मैं श्रावस्ती में गिलौला थाना क्षेत्र में मैं खड़ा हूं। तेल को लेकर इतनी दिक्कत हो, जो कि 50 रुपये में तेल डलवा रहे थे वो आज 500 में डलवा रहे हैं। तेल के लिए इतनी भारी भीड़ भड़कम मच चुकी है कि सरकार का। मऊ जिले के भूचौटी स्थित किड्स किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जनपद को टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। 10वीं कक्षा की परीक्षा में 97.60% अंक पाकर जनपद को टॉपर करने वाले वैभव राय और साथ ही 97.20% अंक लाने वाले विबोध थरट को आपको बता दें कि कोपागंज में नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि अरशद रियाज एवं जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अखिलेश तिवारी ने माला पहनाकर, मेडल देकर और बच्चों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक पाने वाले सभी बच्चों को भी मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। मैं श्रेया राय, कक्षा 10वीं की छात्रा। मैंने अपने 10वीं बोर्ड में 94% पाए हैं।
और मैं किड्स किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने विद्यालय पे ही विश्वास किया था और यहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। यहाँ तक कि स्कूल में ही ना मदद कर करके उन्होंने वहाँ वो घर तक पहुँचने का काम करते थे, तो मैं उन सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं बस यही कहना आगे क्या किस सेक्शन में पढ़ाई करने का सोचा? मैंने मैथ स्ट्रीम से पढ़ाई करने का सोचा है 11th से, यही मेरा गोल है आगे। मैं वैभव राय कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और मेरे कक्षा 10वीं CBSE बोर्ड में 97.6% आए हैं। इसमें मेरे माता पिता, मेरे शिक्षकों और जो दोस्त थे उन सबका सहयोग रहा है और ख़ास करके जो मेरे माता पिता और शिक्षक हैं उन लोगों का सहयोग रहा है। जो मेरे माता पिता थे उन्होंने हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है और जो शिक्षक थे उन लोगों ने भी मतलब जो हम मेहनत करते थे उससे ज़्यादा शिक्षक भी हम लोगों के साथ मेहनत करते थे और उन लोगों की वजह से ही। किस विद्यालय से आपने पढ़ाई किया? किड्स किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हूँ। कितनी तैयारी कर पाए थे? लगा था कि टॉप कर पाएंगे? नहीं, लगा नहीं था, लगा था कि 95% तक आ पाएगा। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके अभी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे अभी 11th में मैथ लिए हैं तो IIT की तैयारी अगर करना है। आज किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? आज मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए किड्स किंगडम स्कूल पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ के बच्चों ने जनपद में CBSE परीक्षा में फर्स्ट और सेकंड रैंक हासिल किया है। उन्हें सम्मानित करने के लिए और 10 बच्चों ने 90% से ऊपर का मार्क्स हासिल किया है, उनको सम्मान देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। कैसा लग रहा है बच्चों को सम्मान? देखिए, इस तरह के सम्मान कार्यक्रम से बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। जो और भी मेधावी छात्र हैं उन्हें मेहनत करने की सीख मिलेगी। इस नाते यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप विद्यालय परिवार के साथ आए और जुड़े। साथ ही साथ मैं प्रशांत राय, प्रधानाचार्य किड्स किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे 51 बच्चों में से 10 बच्चे 90+ पाए हैं। और ये बताते हुए और खुशी हो रही है कि इस ज़िले का टॉपर किड्स किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिन्होंने प्रथम स्थान पाया है। साथ ही साथ द्वितीय स्थान भी किड्स किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ही मिला है। CBSE मानक के अनुसार जो भी रैंक्स डिसाइड की जाती है, जो भी परसेंटेज डिसाइड किए जाते हैं, उसके अनुरूप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे किड्स किंगडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर्स को दूंगा, टीचर्स के साथ साथ अभिभावकों को दूंगा कि उनके इस अथक सहयोग और प्रयास से इस मुकाम को हम लोग हासिल कर पाए हैं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मैं इसके लिए पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कुछ तैयारियाँ रहती है कि आप लोग जिले में बेहतर करते हैं? देखिए, हम लगातार मैं चौथी बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दे रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों का प्री प्लान होता है और हमारा 15 नवंबर तक का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मेरे पूरे टीचर्स बिना किसी दबाव के वो पूरा प्रिपेयर करा देते हैं और सिंपल पेपर पे हम लोग फोकस करते हैं। बच्चों के लिखने की स्किल्स को डेवलप कराते हैं जिससे कि बच्चा बेहतर कर पाए और 100% हम लोग रिजल्ट देते हैं। मैं श्रेया राय, कक्षा 10वीं की छात्रा। मैंने अपने 10वीं बोर्ड में खबर कानपुर से है, जहां नौबस्ता के ब्लॉक किदवई नगर इलाके में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट फेज 2 में रविवार तड़के आपको बता दें कि जुड़वा बेटियों की गला रेत कर हत्या कर दी गई और साथ ही रविवार तड़के जुड़वा बेटियों की गला रेत कर पिता ने हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 5वीं कक्षा की छात्रा 11 वर्षीय रिद्धि और सिद्धि के शव उनके ही कमरे में बेड पर पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। दोनों बच्चों की हत्या का आरोप दवा कारोबारी पिता पर है।
इंस्पेक्टर बहादुर सिंह के अनुसार वारदात रात करीब 2 से 2:30 के बीच की गई है। मौके से एक पिस्टल का चपड़ बरामद हुआ है जिससे हत्या में इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। पिता ने हत्या की बात कबूली है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। बताया जा रहा कि शशि रंजन मिश्रा दवा कारोबारी है। दंपत्ति की करीब 12 साल पहले लव मैरिज हुई थी और साथ ही पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई है। घटना की सूचना पर डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी भी मौके पर पहुंचे और बताया गया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। मेरा पति को फांसी का सजा दे आज के डेट में, बस मैं इतना ही चाहती। अब मैं इतना ही बोलना चाहती। अभी सजा तो मिल जाएगी। क्या घटना हुई? घटना बता दो, आप बोलेंगी तभी दोस्तों को जानेंगे। घटना तो मैंने देखा ही नहीं। रात में क्या हुआ था? क्या हुआ? सुबह हमको पता चला, पुलिस वाले लोग आगे उठाए तो। हाँ नहीं, पहले हमसे मारपीट करते थे। हाँ। आज मॉर्निंग में लगभग 4:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि त्रिमूर्ति अपार्टमेंट जो थाना नौबस्ता क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक पिता ने अपने 2 पुत्रियां जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष से जुड़वा है, उनकी गला काट करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और डॉग स्क्वाड लोग फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। इसमें दोनों डेड बॉडी घर के अंदर में पड़ी हुई हैं जिनके गले पर कटे का निशान है और इसमें जो अभियुक्त उसका पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी और गहराई से जांच की जा रही है। इसमें फिलहाल कानून व्यवस्था की कहीं कोई समस्या नहीं है और सारे अधिकारी हम मौके पर हैं। इसमें अभियुक्त को आज नियमानुसार जेल भेजा जाएगा और शव को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम भी भेजा जा रहा है। जो आपको लगे वो मेरा पति को फांसी का सजा दे आज के डेट में, बस मैं इतना ही चाहती। अब मैं इतना ही बोलना चाहती। अभी खबर नैनीताल से है जहां सरोवर नगरी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने व महिलाओं का सम्मान किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिलाओं को लेकर आरोप लगाया गया कि महिलाओं का अपमान किया गया है और साथ ही मल्लीताल गोविंद वल्लभ पंत मूर्ति के समीप कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच नारी शक्ति को आगे बढ़ाने से रोकने की है। इस अवसर पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कल क्या होगा किसने जाना है। जी हाँ, जसपुर काशीपुर रोड पर स्थित बीएसवी इंटर कॉलेज क्या होगा, ब्लॉक युद्ध थमेगा या सजेगा रणभूमि का मैदान वॉक और साथ ही प्रशासन किस तरह रोक पाएगा इन दोनों धुलेंद्रों को। आपको बता दें दोनों ही अपनी 2027 की रणभूमि पर कब्जा पाने को जुगत पाने को लिए नए तरीके इराद कर रहे और साथ ही आपस में किस तरह भीड़ बैठे की जनता जनार्दन को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। प्रशासन का भी सरदर्द बना दिया। मामला विगत 15 अप्रैल से शुरू हुआ। मामला ये है कि जसपुर के मोहल्ला जटवारा के ठाकुर मंदिर के सामने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर हुआ था विवाद, जिसकी भूमि पूजन पर पहुंचे थे जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान, जहां वैसे समाज के लोगों द्वारा पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंघल को बुलाकर किया गया था विरोध। कहा गया था मूर्ति वीरानी लक्ष्मीबाई की नहीं महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर हुआ था विवाद, जो युद्ध के बाद अब शायद रणभूमि के रूप में सजने को तैयार है और साथ ही जो प्रशासन के लिए एक चुनौती बना दिखाई दे रहा है। जसपुर की जनता मेरे लिए देवतुल्य है, क्योंकि मैं अगर आज कुछ हूं तो इस जनता के द्वारा चुना हुआ हूं और इसलिए मैं जनता को सर्वोपरि मानता हूं और जनता मेरे लिए देवतुल्य है। अल्लाह, बाय गुरु, ईश्वर, सब कुछ जसपुर की जनता है। इनके पिताजी श्री द्वारा 1980 में जब किसान आंदोलन कर रहे थे गन्ने के मूल्य को लेकर, तो अपने किसान के द्वारा इनसे एक्सीडेंट कराया जाता है, जिसमें हमारे समाज के श्री हरसूप सिंह, एडवोकेट करण सिंह, 2 की हत्या हो जाती है। ये इनके पिताजी के द्वारा एक चाल चरित्र शुरुआत से मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर इनका एक प्लाईवुड लगता है, आरा मशीन का इनका काम था।
उसमें हमारे जसपुर के एक व्यक्ति के द्वारा लकड़ी चोरी में, इनके द्वारा जो काम करते थे वो लकड़ी चोरी में जेल गए। रासुका भी शायद, जहां तक मुझे पता, रासुका भी लगी। ये इनका चरित्र है। उसके द्वारा इनके बाद इनके डॉक्टर साहब आते हैं राजनीति में। तो हमारे यहाँ एक नर्सिंग होम, हमारे उभरते हुए डॉक्टर थे, डॉक्टर MP सिंह। उनको एक, क्योंकि ये सत्ता में थे, उन पर एक झूठा मुकदमा लगाकर उनको जेल डलवाया जाता है। उनकी पत्नी इनके पास आती है कि भाई हमारी गलती नहीं है, इनमें कंप्रोमाइज कराओ, तो उन पर आरोप लगाया जाता है और उनको जेल भिजवाया जाता है, जो बाद में वो क्लीन चिट होते हैं। फिर हमारे जसपुर क्षेत्र में एक हमारे यूपी के आगे चौहान यहाँ व्यवसाय करते हैं, उनका रोजगार बढ़ता है, तो इन्हें वो रास नहीं आया और उनपे भी एक झूठा मुकदमा लगाकर उनको भी जेल भिजवाया जाता है। ये इनका चरित्र है, मैं बताना चाहता हूं। फिर इनके परिवार के द्वारा पंडित पूर्णानंद तिवारी, जो सरकारी स्कूल पे बना है, हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री उनके पिताजी के नाम से, बहुत अच्छी बात है, स्कूल अच्छा है। उसमें बच्चों से, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, कौशन मनी के नाम पे पैसा वसूला जाता था। जैसे ही मेरे विधायक बना और मुझे पता चला, तो मैंने वो कौशन मनी को कैंसिल कराने का काम किया। जी उस टाइम तत्कालीन जो हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे थे, सदन में मैंने उठाया और उन्होंने सारे कौशन मनी वापस कराई। 14.5 लाख कौशन मनी इन्होंने वापस की। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 14.5 लाख उस साल का था, इतने सालों का पैसा वो कहां गया, वो वापस क्यों नहीं करा गया? ये इनका चरित्र है। इनके द्वारा रोडवेज बस स्टैंड, अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड मेरे द्वारा बनवाया गया। मैंने चाहे यहाँ रोडवेज अड्डा रुके, सवारी रुके और लोगों को सुविधा हो, लेकिन 4 व्यक्तियों के द्वारा तो आरोप लगाकर झूठे, और साहब उन पर FIR दर्ज कराई गई, जिसमें बाद में वो FIR गलत पाई गई और उसमें FR लगी, तो उसमें अस्थायी रोडवेज अड्डा नहीं चलने दिया गया। इनके द्वारा एक हमारे किसान नेता अमनप्रीत सिंह, उनका मकान इनके बाग के सामने आ रहा था। इन्होंने ताकत का दुरुपयोग कर उस मकान, जबकि उनका पट्टा था, उस मकान को धराशायी करा दिया गया। ये किसानों के विरोधी। इनके द्वारा एक PIL डाली गई, जो हमारे बाजार, कम से कम मैं समझता हूं हमारे जीवन से पता नहीं कितने दिन पहले से एक बाजार लगता था और जसपुर की एक आय का साधन था, जिसमें हमारे गरीब लोग, क्योंकि चाहे वो किसी समुदाय से हों, लेकिन उसमें सब गरीब लोग आया करते थे। OBC वर्ग के थे, SC वर्ग के थे, मुस्लिम वर्ग के थे, जो अपनी रोजी रोटी चलाते, रेहड़ी ठेली लगाकर। एक PIL डलवाई गई झूठी बनाकर और उस बाजार को कैंसिल कराया गया अपने चौहत्तर की पार्किंग बनाने के लिए। फिर उसके बाद आता है रेडीमेड, क्योंकि इनका एक मकान रेडीमेड जो बाजार है वहां पड़ता है, इन्होंने एक PIL वहां डलवा दी, लेकिन उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनके उजड़ने से बचाया गया और वो बेचारे आज हैं। इनके द्वारा जो हमारे इनके घर के पास गुरुद्वारा साहब पढ़ते हैं, उनपे एक आवाज के साहब ये जल्दी बजा देते हैं, तेज आवाज में बजाते हैं, मेरी नींद खराब होती है, उसके द्वारा PIL डाली गई और जिसमें सारे मंदिर और मस्जिदों पे आवाज के लिए कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। इनके द्वारा कोई ऐसा काम जसपुर का हो कि जो इन्होंने जसपुर की जनता के लिए किया हो, इन्होंने जो भी काम किया है वो अपने परिवार के लिए किया। इनके द्वारा जो पायते वाला बड़ा मंदिर कहलाता है, जो इनके बाग के लिए कोई रास्ता नहीं था, उसमें अपने घर का रास्ता खोला गया, जो जमीन आज भी रामलीला कमेटी के नाम है और विधायक निधि से उसकी सड़क बनाई गई। तो इनके द्वारा धार्मिक संपत्ति भी कब्जाने का काम किया गया। इनके द्वारा जो इनका तालाब था, उसमें अवैध मिट्टी भरान कराया गया, जिसमें मैंने उसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद लगभग 15 लाख रुपए पेनल्टी पड़ी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा एक सामाजिक कार्य बताएं जो इन्होंने जसपुर की जनता के लिए किया हो। आज ये जनता से कह रहे हैं कि विधायक का जनाधार कट रहा है। मेरे जो करे गए काम है वो सब जनता के लिए है। मैंने अगर महापुरुषों का सम्मान किया है तो वो महापुरुष इस देश के महापुरुष हैं, कोई आदेश चौहान के अकेले के महापुरुष नहीं है। चाहे कोई सा मतलब हमारा द्वार हो, चाहे हमारी मूर्ति स्थापना हो, चाहे कोई हमारे किसी स्वतंत्रता सेनानी हो, सबका सम्मान करके हम चले हैं। तो ये मेरा कहना है। एक इन्होंने मुझे जो है अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि मैं डॉक्टर हूं और मैं डॉक्टर के हाथ मरीज को बचाने के लिए है, लेकिन वैसे भी प्रयोग हो सकते हैं। मैं उनको आपके माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं कि मुझे उनका चैलेंज स्वीकार है। स्थान उनका होगा, समय उनका होगा, वो बताएं मुझे कहां आना है। अगर उनके समय से 5 मिनट पहले नहीं पहुंचा तो मैं आदेश चौहान नहीं, क्योंकि इनके द्वारा दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन आदेश चौहान न झुका है न झुकेगा। इस जनता को सर्वोपरि मान के चलता है और जनता का आशीर्वाद आदेश चौहान के साथ है। इसलिए मैं आज भी आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये बरगलाना चाहता है। आज
भारतीय जनता पार्टी से कह रहा है मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, किसी हिंदुओं से कहता है मैं बीजेपी में रहूंगा, मुस्लिमों से कहता है मैं कांग्रेस में जाऊंगा, जहां तहां बरगलाने का काम ही कर रहा है। लेकिन मैं इसको कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें इस जनता ने चुनकर भेजा था, लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के लिए कि मैं मंत्रिमंडल चाहिए और मुझे पैसा चाहिए, तुमने जसपुर की जनता को बेचा। लेकिन मेरे 9 साल के कार्यकाल में एक आरोप लगा के दिखाओ कि मैंने कहा इस जनता को धोखा दिया। मैं जनता के साथ खड़ा मिलता हूं। रात भी एक आग लगी हरियावाले में, तो मैं रात को वहां पहुंचता हूं। तुम आज तक बताओ किस किसान के साथ खड़े मिले? क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो तब तुम किसान के विरोध में रुद्रपुर यहां से ट्रैक्टर रैली लेकर जाना चाहते थे। बताइए कौन सा तुम्हारा समर्थन है किसी के लिए? तुमने एक मरीज बताइए जो रात में 12 बजे उठकर किसी मरीज को बचाने का प्रयास किया हो। तुम्हें डॉक्टर होने का कालिम नहीं। और जिस काम के लिए आप कह रहे हैं कि वो काम मैंने गुंडागर्दी के बल पे किया, वो वर्क ऑर्डर के आधार पर वो काम हो रहा है, ठेकेदार के द्वारा आज तहरीर दी गई है, क्योंकि वो काम ठेकेदार के द्वारा था। मुझे भूमि पूजन के लिए बुलाया गया था, तुमने सरकारी काम में बाधा डाली, इसलिए तुम पे एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मांग हमारी है। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैं आप जसपुर के देवतुल्य से अपील करता हूं कि आपको बरगलाने का काम किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझसे आके कहें, मैं आपको बिल्कुल अपने देवतुल्य की तरह मानता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मेरे जसपुर के सम्मानित साथियों, नमस्कार। पिछले 2 दिनों में जसपुर की सड़कों पर जो हुआ वो लोकतंत्र नहीं, अहंकार और तानाशाही था। विधायक आदेश चौहान के सत्ता के नशे में ना कानून बचा है, न मर्यादा और न ही जनता का सम्मान। 2 दिन पहले ठाकुर मंदिर जैसे पवित्र जगह के सामने बिना किसी कानूनी अनुमति के विधायक अपने लश्कर के साथ जबरन मूर्ति स्थापित करने पहुंच गए। जब जागरूक जनता ने प्रशासन की अनुमति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो लाठी के जोर पर मूर्ति लगाऊंगा। आदेश चौहान ये शब्द किसी जनप्रतिनिधि के नहीं, बल्कि अराजकता फैलाने वाले एक अहंकारी व्यक्ति के हैं। जब लोगों ने तुम्हारी इस मनमानी का विरोध किया तो तुमने वहां धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और दहशत का माहौल बनाया। यहां तक कि जब मैं मौके पर पहुंचा तो मेरे साथ भी अभद्रता की गई। आदेश चौहान, तुमने मर्यादा की सारे हदें पार कर दी। तुम समझ रहे हो कि धमकी, धक्का मुक्की और गालियों से जसपुर झुक जाएगा? तो कान खोलकर सुन लो। जसपुर की जनता स्वाभिमानी है, वो तुम्हारे इस अराजकता के आगे कभी नहीं झुकेगी। इतना ही नहीं, अब इनका अगला निशाना हमारे व्यापारी भाई हैं। उन्हें खुलेआम ब्लैकमेल किया जा रहा है कि या तो मेरे पैरों में आ जाओ, नहीं तो हाई कोर्ट में PIL डालकर पूरा बाजार उजड़वा दूंगा। व्यापारियों की खून पसीने की कमाई पर धमकी की यह राजनीति जसपुर में नहीं चलेगी। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा धर्म इलाज करना है। जो हाथ मरीजों की सेवा करना जानते हैं वो इस तानाशाही और अहंकार की बीमारी का इलाज करना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरे व्यापारी भाइयों और मेरी जनता के स्वाभिमान पर आंच आई तो मैं उनकी ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। मैंने भी 14 साल इस क्षेत्र की सेवा की, विधायक रहा हूं, लेकिन उन 14 सालों में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर तीर्थ नगरी ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध श्री भरत मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। वर्ष में केवल आज के ही दिन श्रद्धालुओं को भगवान भरत के चरणों के दर्शन करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु अक्षय तृतीया के दिन भगवान भरत की 108 परिक्रमा करता है उसे साक्षात भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि 4 धाम यात्रा पर निकलने वाले अधिकांश यात्री अपनी
अपनी यात्रा का शुभारंभ श्री भरत मंदिर से मत्था टेकने की परिक्रमा करने के बाद ही करते हैं। मंदिर के महंत वत्सल शर्मा ने बताया कि 12वीं शताब्दी के आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा भी इस मंदिर की स्थापना की गई थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की अलौकिक प्रतिमा स्थापित है, जिसे कि एक ही शिलाग्राम पत्थर पर उकेरा गया है। आज के दिन श्रद्धालु विशेष रूप से भगवान को चूरमे का भोग अर्पित कर और साथ ही अक्षय तृतीया का ही हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे सतयुग के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। इसी शुभ अवसर पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। जो श्रद्धालु किसी कारणवश आज मंदिर नहीं पहुंच पाए, वे घर बैठे ही भगवान भरत के इस अलौकिक स्वरूप का स्मरण कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हो जाता है। कितनी परिक्रमा कर ली? अभी तक हम 19वीं परिक्रमा कर रहे हैं और हमारा विचार 101 परिक्रमा करने का है। देखिए, आज इतना सुंदर पावन दिन, अक्षय तृतीया का पावन पर्व, आज ही के दिन अपने यमुनोत्री के गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। और सबसे बड़ी मान्यता ये जो हमारे आज आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने पुनर्स्थापना श्री भरत भगवान की करी थी, आज ही के दिन जो व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, जो बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये पुरानी मान्यता है कि जो चारों धाम की यात्रा नहीं कर पाता, वो अगर अपने भरत जी महाराज के 108 परिक्रमा करता है, उसको चारों धाम के फल मिलते हैं। और आज ही के दिन अपने ऋषिकेश नारायण भरत भगवान की चरण पादुका के दर्शन साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। और दूसरा, हमारी आज परशुराम जन्म महोत्सव भी है। देखिए, इतना सुंदर दिन, और आज जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। उधर भरत भगवान के चरण पादुका के भी दर्शन होते हैं और कपाट भी खुलते हैं। इतना सुंदर नक्षत्र आज के दिन का है और ये फलदायी है। जो व्यक्ति आप देखेंगे देश विदेश से, आप सुबह से लोगों की भीड़ लगी है और लोग, और सबसे बड़ी बात, भगवान को प्रसाद का भोग, सत्तू का भोग लगता है, भगवान को देसी घी का भोग लगता है। तो आप भी सभी, मेरा भक्तों से निवेदन है, अपनी प्रेम और श्रद्धा के साथ आए, भगवान भरत जी महाराज के दर्शन करें, उनकी चरण पादुका के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। यहाँ का महत्व है स्कंद पुराण केदारखंड। ये है ऋषिकेश नारायण सतयुग माने 17वें मनवंतर में रैव्य ऋषि तप किया, तो उनको दर्शन दिया नारायण ने, तो तब से नारायण की मूर्ति विराजित है। इसलिए ये है बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया, दो पर्व यहाँ के मुख्य है। तो बसंत पंचमी को आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जीर्णोद्धार हुआ है और अक्षय तृतीया माने वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, इसको शुभ मानते हैं। राम जी का युग यानी कि त्रेता युग का आरंभ, तो इसलिए बोलते हैं कि इस दिन ऐसा पुण्य करने से, चरण दर्शन करने से, 108 परिक्रमा करने से पुण्य प्राप्त होता है और हमारे जो पाप है वो क्षीण होते हैं। तो इसलिए हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जब परिक्रमा करते हैं ना, तो ऐसा करने के बाद यहाँ से चारों धाम की यात्रा प्रारंभ होती है, शुरू होती है, तो हमारे चारों धाम खुलते हैं। मेन मुख्य मंदिर यह है। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने पहले यहाँ पे जीर्णोद्धार किया, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारी जगह धर्मानंद शास्त्री। पिरान कलियर से खबर है, जहां हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को कर्नाटक के बैंगलोर से सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी महिला बच्ची के कपड़े दिलाने के बहाने रुड़की ले गई थी और उससे बहला फुसलाकर दिल्ली होते हुए कर्नाटक पहुंचा दिया। मामले में वादिया निवासी, आपको बता दें, मुस्लिम नगर बक्सी का तालाब थाना जानकीपुरम लखनऊ, हाल निवासी मुबारकपुर कलियर हरिद्वार ने थाना पिरान कलियर में लिखित तहरीर दी है और साथ ही 9 अप्रैल 2026 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को पड़ोस में रहने वाली महिला कपड़े खरीदवाने के बहाने अपने साथ ले गई और वापस नहीं लौटी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की। संदिग्ध महिला की लोकेशन दिल्ली, लखनऊ, मध्य प्रदेश होते हुए अंततः बैंगलोर, कर्नाटक में ट्रेस हुई है, जबकि पीड़िता का मोबाइल स्विच ऑफ है। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम कर्नाटक पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी महिला को हिरासत में लेकर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। कभी चल रहा था, सूचना दी कि उसकी 13-14 साल की बच्ची को एक महिला जो उसकी पड़ोस में ही कुछ दिन पहले रहने आई थी, उसको बहला फुसला करके ले गई। संवेदनशील मामला था, बच्ची का मामला था, तो इमीडिएट इसमें मुकदमा दर्ज किया गया
हमारे कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, तो उस टीम ने लगातार काम किया। इसमें अच्छी बात ये थी कि वो महिला जो लेके गई थी वो मोबाइल यूज कर रही थी, लेकिन मोबाइल प्रॉपर वे में यूज नहीं कर रही थी। कभी फोन स्विच ऑफ हो रहा था, कभी चल रहा था। तो लगातार कई शहरों में हमारी टीमों ने उसकी रेकी करी, उसको ट्रैक किया। तो फाइनली 16 तारीख को हमारी टीम को एक स्टैटिक लोकेशन मिली कि बच्ची और वो महिला दोनों बेंगलोर में, जो यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो हमारी टीम ने इमीडिएट वहां मूव किया, वहां लोकल पुलिस की मदद से दोनों को ट्रेस किया और पकड़ लिया। यहाँ लाने के बाद बच्ची की कल मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट हुई, जिसमें बच्ची ये कहती है कि पिछले 6-7 दिनों से ये महिला उसको बहला फुसला करके कभी इस शहर कभी उस शहर लेके जा रही थी, उससे भीख मंगवा रही थी, और इसके बाद शायद वो उसको कहीं श्रीलंका ले जाने की फिराक में थी, जैसा उसकी फोन से बातचीत हो रही थी। तो थाने ने एक संवेदनशील मुद्दे पर बहुत अलर्ट होकर काम किया। मैं थाने को उनकी पूरी टीम को शाबाशी दूंगा और उच्च अधिकारियों को उनके नगद पुरस्कार के लिए यहाँ से अपना सबमिशन दे दूंगा। तो बेसिकली महिला उत्तराखंड को या कलियर को बिलोंग नहीं करती है, यूपी लखनऊ की रहने वाली, यहाँ कुछ दिन पहले ही आई, और एक शख्स जो उससे 15 दिन पहले मिला, उसकी माँ की बिना कंसेंट के, बिना पूछे उसकी 13 साल की बच्ची को कपड़े दिलाने के नाम पे मार के ले जाती है, और उसके बाद कई शहरों में पिछले 6-7 दिनों से अपनी लोकेशन चेंज करती है। तो ये प्योरली उसका मैलाफाइड इंटेंशन था, और आगे बच्ची की लाइफ का उसके दुरुपयोग होने की पूरी संभावना थी। तो एक ऑपरेशन प्रहार जो हमारा अभी चल रहा है, उसमें भी एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने बच्ची को सकुशल रिकवर कर लिया। किसी को जैसा जो भी शख्स किसी के सामने अपने बच्चों को रखता है या घुल मिल रहा है, उसकी पूरी पड़ताल करें। अगर कोई संदिग्धता, कोई अनयूजुअल चीज लगती है तो पुलिस को इंटीमेट करें। हमारे कई ऐसे केस वर्कआउट हुए, कई ऐसे अपराधी पकड़े गए जो आमतौर पर पड़ोसियों ने संवेदन। रुड़की के रहीमपुर गांव के पास एक बड़े सरकारी तालाब में अवैध खनन का मामला सामने आया है। आपको बता दें, तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में नगर पंचायत पड़ली गुर्जर के सभासदों की शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने फिलहाल तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य रुकवाते हुए पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हैरत की बात है कि जिस तालाब की भूमि पर सौंदर्यीकरण के नाम पर अवैध खनन का कार्य चल रहा था, उसकी भनक नगर पंचायत स्टाफ तक को भी नहीं लगी, या फिर नगर पंचायत की मिलीभगत है। ठेकेदारों द्वारा नगर पंचायत से कोई एनओसी तक भी नहीं ली गई है, और साथ ही जबकि मामला ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा तो तहसील प्रशासन ने हड़कंप मच गया। वहीं इस बाबत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि रहीमपुर में तालाब के सौंदर्यीकरण की अनुमति तहसील प्रशासन द्वारा दी गई थी। शिकायत आने पर सौंदर्यीकरण के कार्य को तुरंत रुकवा दिया गया। इतना ही नहीं, नायब तहसीलदार द्वारा अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर को भी मौके से पकड़ा गया है। अब ब्लॉक और नगर पंचायत पाडली गुर्जर से एनओसी मिलने के बाद ही आगे के कार्य की अनुमति दी जाएगी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जो हमारा पूरा सहयोग किया, उनको संज्ञान में कल डाला, कल ये काम बंद हो गया और हम आगे भी जाएंगे। ये ऐसा काम होने ही नहीं देंगे हम यहाँ से खनन। ये इसकी जांच होनी चाहिए। जी, जांच होनी चाहिए। चारों तरफ देख लो, मिट्टी पड़ी हुई है खेतों में, 5-5 फीट के भरा हो रहे हैं लोगों के। जो भी अधिकारी जो भी कार्रवाई चाहेंगे उनके। अच्छा, ये कस्टडी में तो नगर पंचायत के है और नगर पंचायत पाडली गुर्जर नगर पंचायत। तो पाडली गुर्जर नगर पंचायत क्या कर रही है जब एनओसी नहीं ली नगर पंचायत एनओसी की? इसमें रहीमपुर का ये सौंदर्यीकरण के लिए परमिशन दिया गया था, ताकि ना कि खनन का। इस बीच में शिकायत और साथ ही साथ पता चलते ही हमारा नायब तहसीलदार के द्वारा कई ट्रैक्टर को पकड़ा भी गया और उसके खिलाफ चालान भी हुआ है, और उसका कौन ब्लॉक के माध्यम से करा रहे थे, अभी मैंने कल ही उनको बुला के तुरंत रुकवा भी दिया है। और आगे का कार्रवाई होगा वो बिना बीडीओ का सुपरविजन में होगा। और कई बाउंड्री इसको लगता है कि इमली खेड़ा पाडली गुर्जर में भी लगता है, तब ये दोनों का एनओसी लेके ही आगे का काम करेंगे। और उसी ठेकेदार से कहाँ उन्होंने कुछ धूल वगैरह किया है, उसका सफाई भी कराया जाएगा। हाँ, उस जांच पे अभी पाया जाता है तो फिर डेफिनेटली रिकवरी होगी, क्योंकि ये सरकार का है, सरकार का लॉस हो सकती है, तो उस हिसाब से उसका रिकवरी भी किया जाएगा। फिशिंग के लिए उनको आवंटन हुआ था। फिशिंग का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुदाई प्लस सौंदर्यीकरण करने के लिए मिला था, ताकि उसका मिट्टी कहीं बेच ना सके कई निजी व्यक्तियों को। सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रयोजन में आएगा, वो अपना बीडीओ के
परमिशन के बाद ही उसका सदुपयोग कर सकते थे। उसके अलावा एक बाकी कितना भी यूज़ हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर किया जाए। जी, आप पहले तो मेरा नाम आकाश आचार्य है और मैं वार्ड नंबर 1 पार्ले गुज्जर सभासद हूँ। सर्वप्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आप हमारे एक आह्वान पर यहाँ पर पहुँचे। चाचा साहब जी, क्या है मामला तालाब का? तालाब का मामला आपको मोमिन भाई ने बता दिया है कि 2024 में ये तालाब आवंटन हुआ था और तब यहाँ नगर पंचायत बनी थी, लेकिन बोर्ड यहाँ बैठा नहीं था। उस दौरान से इसकी परमिशन के दौरान ये हुआ था, लेकिन अभी इसमें 2 महीने से लगभग लगातार खुदाई चल रही है। और जो हमारे भाई ने बताया कि लगभग 1.5 करोड़ का, जिसे सुनकर मैं भी चौंक रहा हूँ कि 1.5 करोड़ की मिट्टी उन्होंने बेच दी है बिना किसी को इसकी बिना किसी के सुध के इन्होंने मिट्टी बेच दी। और क्या इसमें शासन प्रशासन संलिप्त नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। भाई साहब देखिए, हमारा क्षेत्र दूसरा पड़ता है ना उधर पार्ली, तो उधर इतनी बातचीत होती नहीं है इस विषय में, लेकिन ये तो इस गाँव के मौजूद व्यक्ति है तो इनको इसी बारे में पता चल जाता है, यहाँ पे घूमते रहते हैं। जी, शिकायत कर दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोमिन भाई और हम सब मिलकर इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक भी जाना हमें पड़े वहाँ तक इसको लेकर जाएंगे मुद्दे को। और इसमें जो संलिप्त है उनको, ये तालाब सरकारी है लेकिन ये आवंटन जो हुआ था अपने जो कश्यप भाई थे, क्या नाम था उनका, मोमिन भाई, ललित कश्यप, ये उनको आवंटन हुआ था। लेकिन वो तो ललित कश्यप ही बताएंगे कि क्या मामला है क्या नहीं। पूरा मामला तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा। जांच होगी, हम आपको कह रहे हैं, आप सुनिश्चित रहे, हम सब मिलकर इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और उसकी जाँच करवाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कहीं भी जाना पड़े। मेरा नाम राव मोमिन अली है। सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे एक फ़ोन पे आप आए यहाँ पर, और आप, ये मामला है, ये 2024 में मछली पालन के लिए आवंटन हुआ था पट्टा 29 साल के लिए। ये पनियाला चंदापुर का है, पार्ली गुज्जर नगर पंचायत है, इसके अंडर में आता है, कुछ इसका रकबा रहीमपुर में है। और उसने आवंटन किया, जैसे ये पट्टा आवंटन हुआ, उसने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से 2025 में इसके लिए सफाई की परमिशन मांगेगी कि मैं इसकी ढांग बनाना चाह रहा हूँ मछली पालन के लिए। जो यहाँ पर ललित ठेकेदार हैं जिसे पट्टा आवंटन हुआ है, जो हमें पता लगा है, पट्टा आवंटन नहीं हुआ क्योंकि नगर पंचायत से कोई एनओसी नहीं है। अब कहाँ से पट्टा आवंटन किया है? हमारे चुनाव से पहले पट्टा आवंटन हुआ है। फिर उसने ये ले ली परमिशन, तो इसने क्या किया, इसमें खनन हुआ, और खनन हुआ है, कम से कम 80 बीघे का तालाब है ये। और आप चारों तरफ देखना कि कितना बुरा हाल हो रहा है चारों तरफ, और पूरे रोड पे स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, सब धूल मिट्टी से है और चारों साइड में मिट्टी मिट्टी पड़ी है। फिर हमने इसकी शिकायत मौखिक रूप से पटवारी को भी दी, लिखित में भी दे रखी है कुछ दूसरे सभासदों ने, तो फिर उसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इसकी तो परमिशन हुई हुई है। ये पटवारी का कहना है, यहाँ पर कोमल का, जो कोमल पटवारी है मौजूदा, तहसीलदार की नॉलेज में भी, तहसीलदार भी यहाँ पर है। कल हमने 3 बजे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से फ़ोन पे बात की और उन्होंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए खनन को रुकवा दिया गया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने खनन को रुकवाया, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये थी कि बच्चे स्कूल नहीं आ जा रहे थे, और अवैध खनन, सरकारी अवैध खनन सरकारी भूमि में हो रहा है, और इसके पीछे जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की कोशिश करेंगे हम। इसमें 2 महीने पूरे हो गए। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है गंगनेर थाना और 4 किलोमीटर की दूरी पे है तहसील। क्या किसी ने 2 महीने से संज्ञान में नहीं लिया मामला? ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान में लिया और तुरंत खनन रुकवा दिया गया। कल ही रुकवा दिया गया था खनन, जब हमने उन्हें सूचना दी उन्होंने तुरंत रुकवा दिया। हमारे जो ईओ साहब है नगर पंचायत के, उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग किया, तो कल खनन रुका है। आज खनन वो कर नहीं रहे, लेकिन खनन इतना भारी मात्रा में हुआ है कि कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की मिट्टी यहाँ से बिक चुकी है। अधिकारी कोमल पटवारी यहाँ पर मौके रूप से आई, उन्होंने कहा कि परमिशन है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन थी सिर्फ सफाई के लिए, मछली पालन के लिए, ढांग बनाने के लिए, जो लेटर में लिखा हुआ है। यही भगत है। इसमें तहसील रुड़की का सबसे अहम रोल है। टन भी दोबारा होगा, और इसमें जो अधिकारी इसमें सम्मिलित, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कल हम डीएम साहब के पास भी, खनन अधिकारी के पास भी जाएंगे, और जहां तक भी जाना पड़ेगा वहीं तक जाएंगे, चाहे हमें कोर्ट भी जाना पड़े, क्योंकि हमारे गांव नगर पंचायत पार्ली गुज्जर का मामला है। और इसने क्या किया, यहाँ से ढांग बना दी, इधर नाला खुदाई करके सारी फसल बर्बाद हो गई, सबके घरों में खेतों में पानी जा रहा है। बरसात
नाता थाना इलाके के बाजापुर में भैरू जी के मंदिर के पास पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू और साथ ही सरियों से जानलेवा हमला, गंभीर घायल। कोटा शहर के नाता थाना इलाके में भैरू जी के मंदिर के पास पुरानी रंजिश में एक युवक के पीयूष जेठी पर बदमाशों ने चाकू, सरिया व पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया है और साथ ही पत्थर से हमला कर गंभीर घायल करने के बाद जिसको गंभीर हालत में MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक पीयूष के पिता चंद्रशेखर जेठी ने रविवार सुबह 7:30 बजे जानकारी देते बताया कि उनके पुत्र पर बाजार में 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने चाकू, सरिया एवं पत्थर से हमला कर गंभीर घायल कर दिया, जिसका उपचार MBS अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये क्या उधर गया? क्या नाम है इसका? पीयूष जेठी। इसके पिताजी का? चंद्रशेखर जेठी। कहाँ के रहवासी हो? यहाँ नानता कोटा है। क्या हुआ इनके साथ? ये 10-15 जनों ने मारा इनको मिलकर। अच्छा, किस बात को लेके? पुराना विवाद चल रहा हुआ कुछ। किस बात का? वही लड़ाई झगड़े का। अच्छा, तो 10-15 लोग आए होंगे? हाँ। घर पे आए थे? कहाँ पे? पहले तो घर पे आए थे, थोड़ा दिन पहले तो धमकी देके गए थे। कल कहाँ पे हुई घटना? कल ये वहाँ पर 8 बजे की बात होगी। ये उधर गया होगा बाजार में घूमने, वहाँ पे इसको रुका के और मारा पीटा, चाकू से भी वार करा इसको। चाकू से भी वार? कहाँ लगे? एक हाथ कट रहा है ये चाकू से और एक यहाँ पर। और कैसे हमला किया? और सरिये से और 20-35 पत्थर पटके होंगे इसकी सिर पे, तो हाथों से इसने बचाया। रिपोर्ट दर्ज करा दी? रिपोर्ट तो दर्ज करी नहीं, थाने में भी नहीं करी साहब। आपका नाम बताओ। चंद्रशेखर जेठी। पिताजी हो? हाँ, मैं इसका पिता। खबर कोटा से, जहां कैथून जिले में लगातार बढ़ती गर्मी और साथ ही संभावित हीट वेव यानी लू की स्थिति को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नागर ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैथून का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं तथा गर्मी के मौसम में लू से निपटने के लिए की गई तैयारियों का विस्तार से जायजा लिया और साथ ही आपको बता दें, बालिकाओं के 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को HPV वैक्सीन लगाने के दिशा निर्देश दिए और साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों का बारीकी से अवलोकन किया है। इसमें जननी सुरक्षा वार्ड और साथ ही MBSU और साथ ही लेबर रूम, दवा भंडार कक्ष, जनरल वार्ड, लैब, आयुष्मान आरोग्य योजना कक्ष और साथ ही NCD काउंटर, ORS कॉर्नर और साथ ही पंजीयन काउंटर तथा आउटडोर सेवाएं शामिल हैं। अस्पताल परिसर में साफ सफाई व पेयजल व्यवस्था पर विशेष जोर है। निरीक्षण के दौरान CMHO ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्थाओं, वार्डों की स्वच्छता तथा मरीजों के लिए की गई पेयजल व्यवस्था को भी निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में मरीजों और उनके परिजनों के लिए ठंडे व स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था होना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत TID बढ़ाने के प्रयास किए जाए ताकि अधिक से अधिक पात्र मरीज योजना का लाभ ले सकें। स्क्रिप्ट बढ़ी है। खबर अजमेर से है, जहां अजमेर में यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी है। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। पुष्कर जा रही बस में 31 यात्री सवार थे। वे पीसांगन में मायरा भरने जा रहे थे। इस दौरान पुष्कर की घाटी में बस बेकाबू हो गई। बस करीब 150 फीट नीचे गिरी है। हादसा पुष्कर से करीब 3 किलोमीटर पहले हुआ। हादसे के बाद पुष्कर घाटी में लंबा जाम लग गया। ग्रामीण CO रामचंद्र चौधरी ने बताया कि सांची छत से आगे हादसा हुआ है। घायलों को लोगों की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। बस ने यात्रियों से बताया अचानक बस ड्राइवर के नियंत्रण बाहर हो गई, जो खाई में गिर गई है। लाओ जाए पहुँचाया गया। कुछ लोग पुष्कर भी गए थे जिनको फर्स्ट एड किया, अभी उनको जेल में लाया गया है। 32 बाकी सब स्पेशलिस्ट की हमारी टीम है वो लगी हुई है।
ड्यूटी में यहाँ पे और पूरी टीम से काम कर रही है, सभी टेस्ट करा रहे हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट दिया गया है। आज ये गुर्जर समाज की बस जो है कोई अपने निजी कार्यक्रम के जा रही थी और दुर्घटनावश बस खाई में गिरी है और खाई में गिरने से काफी लोग उसको घायल हुए। बस का नंबर तो मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं तो घायलों को बचाने में लग गया था। लगभग 12 बजे का मामला है और जैसे मुझे सूचना मिली मेरी कोबरा टीम राजस्थान को मौके पर पहुंचा मैं लेके और देखा तो सारे घायल अवस्था में इधर उधर बच्चे महिलाएं चिल्ला रही थी और बस के पूरे परगजे उड़ चुके हैं। 120 फीट गहरी खाई में जाके बस गिरी है और ये अजमेर निवासी बताया जा रहा है, फैसाग रोड निवासी, और ये मायरा लेकर के पिसंगन जा रहे थे। घायलों की क्या स्थिति है वहाँ पे? घायलों की स्थिति बहुत अभी सीरियस बताई जा रही है, 3 से 4 पेशेंट की, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 3-4 अभी सीरियस है। हादसा होने की वजह सामने है? हादसा होने की वजह से तो अभी हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन एक महिला थी जो कि हमने उनसे पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, तो एक महिला ने बताया था कि ड्राइवर जोर से चिल्लाया और उसके बाद में बस यंत्र होकर नीचे गिर गई। आपकी टीम के कितने सदस्य? मेरी टीम के अंदर 15 लोग शामिल थे। कोबरा टीम राजस्थान इसी सेवा के लिए प्रशासन जब तक सपोर्ट करता रहेगा हम ऐसी सेवा देते रहेंगे। सुखदेव भट्ट, कोबरा टीम राजस्थान। हाँ, एक्सीडेंट हुआ ये 12:12 के आसपास अजमेर से पुष्कर की तरफ जा रही थी गाड़ी, जो बस है प्राइवेट कोई शादी ब्याह समारोह में लेके जा रहे थे, तो छांजी से पुष्कर घाटी में उससे आगे पुष्कर की तरफ जाते हैं तो घाटी के अंदर से छोड़िए खाई के अंदर करीब 250 फीट नीचे बस गिर गई थी, जिसके अंदर 2 की डेथ हो गई है और बाकी इंजर्ड है करीब 32 उनके इलाज करें। खबर बायतू बाड़मेर से है, जहां आगामी वीवीआईपी विजिट के मद्देनजर सुबह बायतू थाना पुलिस द्वारा आपको बता दें फलसुंड फाटा पर विशेष नाकाबंदी की गई है। थाना अधिकारी डॉक्टर मनोहर विश्नोई के नेतृत्व में एएसआई गोना राम, कांस्टेबल गोगा राम व श्याम लाल की टीम के साथ करीब 200 वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान काली फिल्म लगे, बिना सीट बेल्ट, बिना नंबर प्लेट व अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 वाहनों के चालान किए गए तथा काली फिल्म हटवाई गई। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।